दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी स्टडी पॉइंट 7 में। मैं हूं आपका मेंटर समीर और ये हमारे पॉलिटी वन लाइनर सीरीज का थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी है उसमें, जो कि आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेनिफिशियल होंगे। और इन वीडियोस में या इस सीरीज में जो भी डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये ऐसे किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जो चैनल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस को ढूंढने में आसानी होगी। और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियोस अपलोड होता है तो उसके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे। तो हमारा आज का पहला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू हुआ। तो दोस्तों, ये लागू हुआ था नागौर, राजस्थान में। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। और आपको एक चीज और बता दूं, ये तो पहला राज्य था। आपको पता है दूसरा राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज को लागू किया था आफ्टर राजस्थान? तो वो था आंध्र प्रदेश। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये किस जगह लागू हुआ था, मीन्स आंध्र प्रदेश के किस जिले में या किस जगह पे लागू हुआ था। आइए अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज को कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के 1976 के जरिए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। आइए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत में पंचायती राज शुरू किया गया मीन्स किस समिति की रिपोर्ट पे शुरू किया गया था? तो ये था बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पे, जो कि 1957 में बनी थी। और इसने क्या एडवोकेट किया था, मीन्स इसकी जो अनुशंसा थी वो क्या थी कि भारत में पंचायती राज शुरू होना चाहिए 3 लेयर में, जिसे हम 3 टायर भी कहते हैं। मतलब 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत करी थी बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति के अलावा कौन कौन सी समितियां हैं? अशोक मेहता समिति है, GV राव समिति है, LM सिंघवी समिति है, थुंगन समिति है, गाडगिल समिति है। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट समितियां हैं जो पंचायती राज को लेके ही गठित की गई थी। अच्छा, एक चीज बता दूं आपको कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का काम या सिफारिश किस समिति ने किया था? तो दोस्तों, ये किया था LM सिंघवी समिति ने। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। LM सिंघवी समिति कब बनी थी? ये बनी थी 1985-86 के आसपास, राजीव गांधी सरकार में। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है, नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार पर सर्वोच्चता दी गई। कब दी गई या किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 के जरिए। आज का हमारा फिफ्थ पॉइंट है, प्रश्नकाल मीन्स क्वेश्चन आवर के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शून्यकाल। और आपको ये भी बता दूं कि शून्यकाल मीन्स क्वेश्चन आवर, ये कहीं पे भी किसी भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। और इसमें करते क्या है, इसमें जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मतलब जो सांसद होते हैं, वो बिना किसी प्रायर नोटिस के मीन्स पहले इंफॉर्मेशन दिए बिना प्रायर नोटिस के अपना जो क्वेश्चंस है या अपना जो मैटर्स है रिलेटेड टू पब्लिक इंपॉर्टेंस, उसको रेज कर सकते हैं। ये इंडिया की खोज है और ये तकरीबन इंडिया में 1961-62 से चल रहा है। आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संसद का एक भी दिन सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे, तो ये थे चौधरी चरण सिंह। नगर निगम की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ की गई? तो ये मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ, ये मद्रास में की गई थी। कब की गई थी? 1687 में। भारतीय संसद में सम्मिलित है मीन्स अगर मैं बोलूँ इंडियन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन इसका पार्ट होता है? तो इसका पार्ट होता है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। जी हाँ, ये तीनों पार्लियामेंट के ही पार्ट होते हैं, इन्हें याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक समय तक कैबिनेट मंत्री बने रहने वाले थे, तो ये थे जगजीवन राम। इनके नाम पे आपको दिल्ली में एक हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, करोल बाग के आसपास। इन्हें बाबू जगजीवन राम कहते थे। और कितने साल तक बने थे? ये 32 साल तक बने थे। आज का हमारा 10th पॉइंट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है मीन्स किस आर्टिकल में है ये? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये है आर्टिकल 108 में। और ज्वाइंट संयुक्त अधिवेशन मीन ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है? तो ये बुलाता है प्रेसिडेंट। एक पॉइंट ये हुआ। और दूसरा पॉइंट है, इस ज्वाइंट सेशन की
अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, मीन्स स्पीकर। ये तीनों पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये अगर पॉलिटी आ रही है आपके पेपर में तो आना ही आना है। अगर इस बार नहीं है तो अगली बार, ये पक्का, बट आएगा। और जगजीवन राम के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे जो लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार, वो इनकी पुत्री थी। आइए आगे चलते हैं। आज का हमारा 11th पॉइंट है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो ये थी प्रतिभा पाटिल, जो कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम बनी थी। भारत की आकस्मिक निधि का गठन हुआ, ये हुआ था 1950 में। आकस्मिक निधि मीन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये किस आर्टिकल में दी हुई है? ये दी हुई है आर्टिकल 267 में। अच्छा, आपको बताना है, एक तो ये कंटिजेंसी फंड हो गया, और दूसरा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन करी गई है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी, यदि कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है, कितने हैं? ये टोटल 24 हैं। भारत में पहला हाई कोर्ट कब और कहाँ बना था? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो ये हैं 5। और इसका गठन किसके आधार पर किया गया? तो इसका गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि 1956 में बना था, उसके आधार पे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी 1956। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है, कौन होता है? राज्यपाल, जिसे हम चांसलर कहते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति मीन्स रिटायरमेंट की, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज कितनी होती है? तो ये होती है 62 ईयर्स। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की एज कितनी होती है? तो वो होती है 65 ईयर्स। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। विधानसभा के सत्रावसान का आदेश देता है, मीन जो सेशन होता है, सेशन को कमेंस करने का ऑर्डर कौन इशू करता है? तो ये करता है राज्यपाल, मीन्स गवर्नर। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है, मतलब दी ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज इट्स ओन हाई कोर्ट, तो ये है दिल्ली। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राज्य स्तर पे, तो ये करता है विधानसभा अध्यक्ष। जिस तरीके से लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है, मीन्स स्पीकर करता है, उसी तरीके से विधानसभा में, मतलब राज्य में, विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा में विधानसभा एवं विधान परिषद है निम्न और उच्च सदन। विधानसभा मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि लोअर हाउस है, और विधान परिषद मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि अपर हाउस है। राष्ट्र की अवशिष्ट शक्ति निहित होती है, अवशिष्ट मीन्स रेसिडुअल पावर, रेसिडुअल पावर किसके पास होता है? तो ये होता है यूनियन गवर्नमेंट के पास, संघीय सरकार में। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक पर कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। मीन्स कितनी रीडिंग होती है? वचन मीन्स रीडिंग, कितनी रीडिंग होती है? जो भी बिल प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, उस पर रीडिंग कितनी होती है? तो ये होती है 3 रीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राज्यीय परिषद मीन्स इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1990 में। किसने करी थी? तत्कालीन गवर्नमेंट, मीन्स उस समय की जो जनता दल गवर्नमेंट थी, जिसके हेड थे वीपी सिंह, उनके द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई थी। आइए आगे चलते हैं। लोकसभा का नेता होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, ऊपर वाले पॉइंट में एक चीज़ और बता दूं कि जो ये इंटर स्टेट काउंसिल होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है? तो इसका चेयरमैन प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? राजभाषा आयोग मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, तो ये बना था 1955 में, और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे बाल गंगाधर खरे या खड़े, कंफर्म कर लीजिए एक बार, ऐसी कुछ है। और ये कब बना था? ये बना था 7 जून 1955। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 344 में। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1985 में। हमारा अगला पॉइंट है, संविधान की 8वीं अनुसूची मीन्स 8th शेड्यूल में राजभाषा संबंधी उपबंध उल्लिखित हैं। मतलब इसमें शामिल भाषाओं की कुल संख्या क्या है? 8th शेड्यूल में जो शेड्यूल लैंग्वेज है उनकी लिस्ट है, तो इसमें इनकी जो टोटल नंबर है वो कितना है? तो ये है 22। अभी एट प्रेजेंटली हमारे इंडिया में टोटल कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है? तो ये है 22, सॉरी 22 नहीं 22। आइए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अनुसूचित जाति आयोग मीन्स शेड्यूल कास्ट कमीशन का गठन किया जाता है किसके द्वारा? ये किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति आयोग मीन्स शेड्यूल कास्ट कमीशन है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 338। 338 में एससी कमीशन है, 338A में एसटी कमीशन है और 338B में ओबीसी कमीशन है। याद रखिएगा ये पॉइंट्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, पहले एससी और एसटी दोनों एक ही कमीशन हुआ करते थे, बट 2003 में बाय 89th अमेंडमेंट 2003 इन दोनों को सेपरेट कमीशन कर दिया गया। ठीक है, आज का हमारा 30th पॉइंट है, भारत में अब तक राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? मीन्स इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है? तो ये लगाई गई है 3 बार। 3 टाइम अभी तक इमरजेंसी लगाई गई है। सबसे पहले लगी थी इंडो चाइना वॉर के टाइम, सेकंड लगी थी इंडो पाक वॉर के टाइम 1971 में, पहली थी 1962, पहली थी 1962 थी 1971 और तीसरी थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जिसने इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज कर दिया, वो थी 1975। तो ये टोटल 3 बार अभी तक इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। आइए आगे चलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब CEC चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये थे डॉक्टर सुकुमार सेन। आपको पता होना चाहिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ये पहले 3 बॉडी था, उसके बाद ये 2 बॉडी हुआ और अब फिर से ये 3 बॉडी है। ये कब क्या कैसे बना था इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और हमारे दो राष्ट्रध्वज की जो लेंथ और विड्थ की रेशियो होती है ये होती है 3:2। और आपको ये भी बता दूं कि ये राष्ट्रध्वज मतलब हमारा जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा जिसे हम कहते हैं, वो किनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो ये डिज़ाइन किया हुआ था पिंगली, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है, तो ये दिलाई जाती है संबंधित उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा। ये कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन अपना रेजिग्नेशन किससे देता है? भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रट लेना है इसे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राष्ट्रगान के गायन का समय है मीन्स एक ऑफिशियल टाइम कि कितने देर में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ये है 52 सेकेंड। आइए अपने 35th पॉइंट की तरफ चलते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर संसद सदस्य मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तुरंत मीन्स मौखिक रूप से चाहता है, मतलब MP से सदन किसी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ मौखिक रूप से चाहता है, तो वो क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन कहलाते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं तारांकित प्रश्न मीन्स स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो MP को सिर्फ ओरली देना होता है और इसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये भी स्टेट PSC या UPSC में किसी में पूछ चुका है एक बार कि स्टार्ट क्वेश्चंस के बाद क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, तो स्टार्ट क्वेश्चन के बाद मीन तारांकित प्रश्न के बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर अनस्टार्ट क्वेश्चन है तो उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आइए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया मीन्स कब स्वीकार किया गया? तो इसे स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष मीन्स स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है,
तो इसका जवाब है नहीं। वो एक सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी रूलिंग या विनिंग पार्टी होती है, उसके जितने भी एमपी सदस्य, उसके जितने भी एमपी होते हैं, वो जिस तरीके से शपथ लेते हैं उसी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष भी शपथ लेता है। फिर इन्हीं इलेक्टेड एमपीज में से किसी एक एमपी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आधारित है, मीन्स ये जो सिस्टम है पंचायती राज का, ये किस टाइप का सिस्टम है या ये किस टाइप की पावर शेयरिंग है। तो ये आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पे, मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सब कुछ ये नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा जो पावर है वो उठा के लोकल लेवल पे दे दिया जाता है कि आप अपने स्तर के जितने भी निर्णय होते हैं वो खुद ले सकते हैं, और इससे क्या होता है, जो बर्डन होता है स्टेट गवर्नमेंट वो कम हो जाता है। तो यही है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हमारा 39वां पॉइंट है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो कौन करता है? सदन का नेता, और ये कौन होता है? प्रधानमंत्री। आज का हमारा 40वां पॉइंट है, 1983 में गठित सरकारी आयोग किससे संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है केंद्र राज्य संबंध से, मीन्स सेंटर स्टेट रिलेशन। तो जो सरकारिया कमीशन है वो सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए ही बनाया गया था, कि मीन्स उनके बीच जो पावर शेयरिंग वो कैसी होगी। और ये कब बना था? ये बना था 1983 में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। नहीं हो रहे हैं तो वीडियो को एक या दो बार और देखिए। आइए आगे चलते हैं। आज का हमारा 41वां पॉइंट है, राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति। और जो राज्यपाल होता है ये स्टेट में किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो राज्यपाल है, ये राज्यपाल का जो ऑफिस है या राज्यपाल की जो पोस्ट है, ये कहाँ से ली गई है? मीन्स किस जगह से, किस देश के संविधान से या किस एक्ट से? तो ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये जो प्रोविजन ये कनाडा में ही आप पाया जाता है, वहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये चीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लघु संविधान मीन्स मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, जो कि हुआ था 1976 में। नेक्स्ट पॉइंट है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अनुमोदित होना चाहिए, कितने सदस्य का अनुमोदन चाहिए? तो ये चाहिए 20 सदस्यों का। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है, तो ये दो हैं, एक है दिल्ली और दूसरी है पौंडीचेरी या पुडुचेरी, जो भी कह लें आप। या कह सकते हैं हमारे इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट, राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में, जिसमें विजयी कौन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें हम हमारे फ्री इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आज का हमारा 46 पॉइंट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये क्यों थे, क्या थे, कैसे थे, इसके बारे में मैटर आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे कि इन्हें उप प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, इन्हें प्रधानमंत्री बनना था, नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिले थे, इन्हें सारे वोट मिले थे। तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो आइए अपने 47 पॉइंट की तरफ चलते हैं। समता का अधिकार किससे संबंधित है? नहीं मतलब कहाँ वर्णित है, किसमें वर्णित है? तो ये आर्टिकल 14 से 18 तक। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिसे हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, और इस आर्टिकल के अंतर्गत आपको 5 टाइप के फ्रीडम दिए जाते हैं, जिसमें पहला होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि है आर्टिकल 15 में। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ है 14 में। 16 में आता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी, ये है 16 में। 17 में है एवोल्यूशन पे, जो बहुत मोस्ट फेमस आर्टिकल है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और 18 में है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आइए आगे चलते हैं। भारत की संप्रभुता निहित है भारत की जनता में, भारत की जनता द्वारा ही भारत की संप्रभुता निश्चित की जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट मीन सेकंड लास्ट पॉइंट है इस क्लास का, मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट की कुल संख्या है।
प्रेजेंटली है 6, बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब थी 7। कौन सा फंडामेंटल राइट हटाया गया? ये हटाया गया राइट टू प्रॉपर्टी। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए हटाया गया? तो ये हटाया गया 44th अमेंडमेंट 1978 के जरिए। अब ये जो फंडामेंटल राइट है, अब इसकी प्रेजेंट में क्या पोजीशन है? तो अब ये एक लीगल राइट है जिसको कि आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट मीन्स हमारा लास्ट पॉइंट है इस क्लास का, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? मीन्स अगर एक नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो वो कौन बना सकता है? सॉरी, 2/3 नहीं है, 2/3 है। 2/3 बहुमत से राज्यसभा बना सकती है एक नई अखिल भारतीय सेवा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर इस लेक्चर में कोई कमी है या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे पॉलिटी वन लाइनर सीरीज़ के 4th पार्ट में। टिल देन, गुड बाय एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।